लास्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। देखो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला टाइप का क्वेश्चन तो वो होगा जो आप देखते ही पहचान जाए कि हाँ ये कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में है, ये कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में है। वो कैसे पहचान में आता है, उसको पहचानने का तरीका आपको बता दिया गया है। सीरीज में वो कैपेसिटर कहे जाते हैं जो पक्के तौर पे आपको पता चल जाए कि इन पे चार्ज सेम है। पैरेलल में वो कैपेसिटर्स आते हैं जो पक्के तौर पे पता चल जाए कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। लेकिन कई बार सर्किट्स में कैपेसिटर लगे होते हैं वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन फर्स्ट साइट में पहली बार जब आप सर्किट को देखोगे तो ये एग्जैक्टली पहचानना मुश्किल होता है कि ये कैपेसिटर सीरीज में है, ये पैरेलल में है। ऐसे सर्किट्स को हम कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल सर्किट्स कह सकते हैं। ऐसे किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। यहाँ जो भी टेक्निक्स मैं बताऊंगा सर्किट सॉल्विंग के सीरीज पैरेलल के, वो याद रखना इस चैप्टर में तो हम यूज करेंगे ही कैपेसिटर के केस में। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम रेजिस्टर्स को सॉल्व करते हैं तब भी यही मेथड यूज करेंगे। आगे चलकर इंडक्टर्स को सॉल्व करते हैं तो भी यही मेथड यूज करेंगे। इसीलिए ये टेक्निक्स आपको प्रॉपरली याद भी होना चाहिए, मेथड भी ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने थर्ड टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें बी पॉइंट, ए पॉइंट में मैंने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था, बी पॉइंट में वेरियस अदर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट, मतलब हैं सीरीज पैरेलल पर डायरेक्टली ना पता चले, तो उसमें सबसे पहला टेक्निक या पहला मेथड ऑफ सॉल्विंग सच सर्किट्स इज कॉल्ड पॉइंट पोटेंशियल मेथड। देखो, पॉइंट पोटेंशियल मेथड कब यूज करना चाहिए? इफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज नॉट डायरेक्टली विजिबल। साइट को सर्किट को देखने पे पहली बार में डायरेक्टली आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पता कर पा रहे हैं, इज नॉट डायरेक्टली विजिबल and some junctions are connected by normal wire. Some junctions are connected by normal wire का मतलब हुआ resistance less, capacitance less, battery less, normal connecting wire से कुछ junctions अगर जुड़े हुए दिख रहे हैं तो आपको यूज करना है point potential method। क्या है ये मेथड और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स अगर आप याद रखें तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे वो मेथड समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। सपोज एग्जाम्पल 1 में मैंने यहाँ पे आइडेंटिकल वैल्यू के 6 कैपेसिटर्स लिए हुए हैं जो ए और बी के बीच में, अच्छा एंड में ये ए और बी टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि आप बैटरी जो कनेक्ट करोगे वो ए और बी टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट करोगे। और मैंने बार बार कहा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तभी तक डिफाइन होता है जब तक कि एक सिंगल बैटरी हो। ऐसे केस में मान लो मुझसे कहा गया कि ये सर्किट रिड्यूस करके बताओ कि कौन से कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में किसी पे चार्ज वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लो मुझे कहा गया कि इसका इक्विवेलेंट बताओ, तो मैं क्या करूंगा? जैसे ही ये देखने से पता चल रहा है कि एक बैटरी है मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो है, पर फर्स्ट साइट में विजिबल नहीं है, तो मैं पहला काम क्या, और कुछ जंक्शन देखो नॉर्मल वायर से कनेक्टेड है, तो पहला काम ऐसे सर्किट में स्टेप 1 आप सभी जंक्शंस को नंबर प्रोवाइड कर दें, नेम प्रोवाइड कर दें। गिव नेम या नंबर्स, गिव नंबर्स टू ईच जंक्शन। सभी जंक्शन को किसी तरीके से उसको नाम दे दें। जैसे मान लो जंक्शंस में किनको कह रहा हूं, उन पॉइंट्स को जंक्शन कहा जाएगा जहां पर करंट पहुंचकर डिवाइड हो सकता है। जो अगर बैटरी से करंट चल रहा है तो जैसे बैटरी से करंट यहाँ ए पॉइंट पर आया, उसके बाद इस जंक्शन पर आकर करंट कुछ ऊपर भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है, तो इसको मैं जंक्शन कहूंगा। जितने जंक्शन हो उनको कुछ नंबर दे दे, कुछ नाम दे दे। मान लो पहले जंक्शन को मैंने जंक्शन 1 नाम दे दिया। यहाँ आगे बढ़ोगे तो फिर जहाँ पे वायर डिवाइड हो रहा है ये जंक्शन 2, ऐसे यहाँ पर ये जंक्शन 3, ऐसे यहाँ पे ये जंक्शन 4, यहाँ पे जंक्शन 5, यहाँ पे जंक्शन 6। जहां जहां पे चार्ज डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी है, करंट डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी है, वहां पे आप नंबर प्रोवाइड कर दे जंक्शंस को। जैसे ही आपने नंबर दे दिया उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करना, एक डिफरेंट डायग्राम में टर्मिनल ए और टर्मिनल बी
इनको एक स्ट्रेट लाइन पर कुछ दूरी पर दिखाना। स्टेप 2 में आइडेंटिफाई those junctions which are at same potential and mark them with a single dot, in a separate diagram। मतलब उन जंक्शंस की पहचान करो जिनका पोटेंशियल सेम है। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तभी आता है जब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में या रेजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर या बैटरी जुड़ा हो। तो मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट डायग्राम में एक डॉट पर मार्क करूंगा ए पॉइंट जिसके अबाउट बैटरी लगा हुआ है, और उसी स्ट्रेट लाइन पर कुछ दूरी पर मार्क करूंगा बी पॉइंट। और मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि ए के साथ कौन कौन से जंक्शंस इक्वल पोटेंशियल पे हैं। आप चेक करो, ए से अगर मैं बढ़ना शुरू करूं तो ए से 1 तक जब मैं पहुंचूंगा, देखो ए और 1 के बीच में, ए के बाद पहला जंक्शन है 1, ए और 1 के बीच में ना तो यहां पे कैपेसिटर है, ना बैटरी है, ना इंडक्टर, ना रेजिस्टर, मतलब ए और 1 का पोटेंशियल सेम है। तो मैं ए के बगल में कॉमा लगाकर 1 लिखूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि दिस डॉट, दिस पॉइंट is specifying all those junctions which are at same potential। मतलब यही पॉइंट ए को भी स्पेसिफाई कर रहा है, यही पॉइंट 1 को भी स्पेसिफाई कर रहा है। फिर देखो 1 से 2 तक अगर मैं आऊं तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जायज है 1 और 2 का पोटेंशियल तो सेम नहीं है। फिर 1 से 3 तक मैं आऊं, इधर से कैपेसिटर है लेकिन इधर से वायर जुड़ा हुआ है। याद रखना उन सभी जंक्शंस का पोटेंशियल सेम होता है जो किसी भी रास्ते से एक नॉर्मल वायर से जुड़े हुए हैं। तो ए के साथ 1 का पोटेंशियल सेम है और 1 के साथ 3 का भी पोटेंशियल सेम है, तभी इस मेथड का नाम है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। मतलब आइडेंटिकल पोटेंशियल जंक्शंस आर मार्क्ड बाय अ सिंगल पॉइंट इन अ सेपरेट डायग्राम। तो ये डॉट ए को, 1 को और 3 को, तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, उसके आगे मैं बढ़ूं अगर 4 के साथ, तो देखो ए 1 के बाद 3 का पोटेंशियल सेम है लेकिन 4 के बीच में कैपेसिटर है, 5 के बीच में, मतलब सिर्फ इक्वल पोटेंशियल वाले जंक्शंस ए 1 और 3 है। ऐसे ही चेक करो दूसरी साइड से, बी के साथ चेक करें कोई सेम पोटेंशियल जंक्शन है क्या। बी से अगर मैं बढ़ना शुरू करूंगा तो 6 और बी के बीच में कैपेसिटर है, मतलब बी के साथ 6 पोटेंशियल सेम नहीं है। किसी और जंक्शन के साथ भी देखो, बी का 5 के साथ तो कैपेसिटर आ जा रहा है, मतलब बी का, जरूरी नहीं कि हर जंक्शन के साथ कोई ना कोई इक्वल पोटेंशियल जंक्शन हो ही, अगर नहीं है तो ठीक है, ये डॉट केवल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखो जितने जंक्शन आपने मार्क किए थे उसमें से A13 सेम पोटेंशियल वाले जंक्शन थे, बी अकेला है। फिर बच गया जंक्शन 2, 4, 5 और 6। तो मैं क्या करता हूं, जैसे ही आपको कॉमन पोटेंशियल वाले जंक्शंस आपने मार्क कर लिए, फिर उसी स्ट्रेट लाइन पर कुछ दूरी पर अगला डॉट मार्क करो और अगले डॉट पर फिर अगले इक्वी पोटेंशियल जंक्शंस को मार्क करो। जैसे आप A1 तक हो गया था, 2 पर आता हूं मैं, इस डॉट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डॉट मेरा जंक्शन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखो जंक्शन 2 के साथ कौन इक्वल पोटेंशियल पे है, तो जंक्शन 2 के साथ 3 तो इक्वल पोटेंशियल नहीं है, लेकिन जंक्शन 2 के साथ 4 का पोटेंशियल आइडेंटिकल है क्योंकि इधर से वायर जुड़ा हुआ है। यानी 2 के साथ 4, 4 के साथ 5 क्योंकि ये भी वायर से जुड़े हुए हैं, 5 के साथ 6। मतलब दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग all these junctions 2, 4, 5 and 6 because they are at same potential। मतलब आप ध्यान से समझे तो मैं क्या कर रहा हूं, जो नॉर्मल वायर से उनको खींचकर मैं एक पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इससे क्या फायदा होगा वो अभी आपको नजर आएगा, पर आप एक सेपरेट डायग्राम में उन सभी जंक्शंस को आइडेंटिफाई करते जाए जिनका पोटेंशियल सेम है और एक एक डॉट से मार्क करते जाए। सबसे पहले डॉट पर ए मार्क करेंगे, एंड में बी मार्क करेंगे,
ए के साथ चेक कर लेंगे इक्वल पोटेंशियल वाले जंक्शन, बी के साथ चेक कर लेंगे, फिर जैसे इनका कंप्लीट हो जाए फिर कुछ दूरी पर एक और डॉट बनाए, अगले जंक्शन को मार्क करें, उसके साथ सेम पोटेंशियल वाले लिख दें, फिर अगले डॉट मार्क करें, और इस तरह से ए और बी के बीच में जितने जंक्शन है सब आ जाने चाहिए। जैसे इस केस में देखो टोटल जंक्शन थे 1 2 3 4 5 6 6 जंक्शन थे, ए और बी को छोड़ दे तो मैंने देखना यहां सारे मार्क कर लिए, क्या ए 1 और 3 हो गया, 2 4 5 6 हो गया और बी हो गया, यानी सारे जंक्शन आ गए। अब फाइनली क्या करो, स्टेप 3 में आप क्वेश्चन वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग कैपेसिटर को ज्वाइन करो इन द न्यू डायग्राम। कैपेसिटर्स आर joined in the new diagram। नए डायग्राम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन आप कैपेसिटर ज्वाइन कर लो। जैसे देखो पहला कैपेसिटर, अगर इस कैपेसिटर की मैं बात करूं तो ये जुड़ा हुआ है जंक्शन 1 और जंक्शन 2 में के बीच में। मेरे लिए ये डॉट जंक्शन 1 है, ये डॉट जंक्शन 2 है, तो मैं 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर ज्वाइन करूंगा, कैपेसिटर सी। पहला हो गया। फिर देखो अगला कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जंक्शन 2 और जंक्शन 3 के बीच में। मेरे लिए ये डॉट जंक्शन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डॉट जंक्शन 3 को, और 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर है, मतलब 2 और 3 के बीच में मुझे अगला कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा। तो अगला कैपेसिटर में 2 और 3 के बीच में एक और सी। फिर देखो तीसरा कैपेसिटर जंक्शन 3 और 4 के बीच में है। हर कैपेसिटर किसी न किसी दो जंक्शन के बीच में लगा हुआ होगा। मेरे लिए ये डॉट है जंक्शन 3 और ये डॉट है जंक्शन 4, तो 3 और 4 के बीच में एक और कैपेसिटर लगाना है, तो मुझे ऐसे ही पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा 3 और 4 के बीच में। अच्छा, उसके बाद देखो दो कैपेसिटर्स हैं जंक्शन 5 और जंक्शन 6 के बीच में। 5 भी यही पॉइंट है और यही पॉइंट 6 जंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इन दोनों कैपेसिटर को बनाना भी है तो आपको 5 से एक वायर निकालना पड़ेगा, दोनों कैपेसिटर्स बनाकर उसी पॉइंट पर वापस आना पड़ेगा। नहीं, 5 भी यही पॉइंट है, 6 भी यही। और फाइनल कैपेसिटर देखो किसके बीच में जुड़ा हुआ है, 6 और बी के बीच में। 6 मेरे लिए ये पॉइंट है, बी मेरे लिए ये पॉइंट है, 6 और बी के बीच में एक और कैपेसिटर सी। क्वेश्चन में काउंट कर लो, टोटल 6 कैपेसिटर से आपके नए डायग्राम में भी 6 कैपेसिटर्स दिखने चाहिए। अब यहां पर अगर ए और बी पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगा हुआ है तो आपको दिख जाएगा कि ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं, और ये वाले जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, आप सोचो वही कैपेसिटर सर्किट में काम का होता है जिस पे चार्ज आ सके, क्योंकि कैपेसिटर का काम होता है चार्ज स्टोर करना। और कैपेसिटर पे चार्ज कब आता है, जब कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर दो कैपेसिटर्स उसी जंक्शन के अक्रॉस लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है मतलब दीज कैपेसिटर्स विल नॉट अक्वायर एनी चार्ज, और वो कैपेसिटर जो चार्ज अक्वायर नहीं कर सकता है वो सर्किट में किसी काम का नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करें, और पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करते हुए अगर कभी कैपेसिटर लूप में डेवलप हो, लूप में डेवलप होने का मतलब उसी पॉइंट से स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पर वापस आया और उस लूप में कोई कैपेसिटर है, तो दैट कैपेसिटर इज ऑफ नो यूज, इट विल नॉट गेन एनी चार्ज एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन दी सर्किट। तो इसमें यह भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो आप याद रखना, while using in point potential method, PPM लिखता हूं मैं, point potential method, if capacitors are present in a loop, then those capacitors will not acquire चार्ज। और ऐसा कैपेसिटर जो चार्ज नहीं एक्वायर कर पा रहा है वो सर्किट में असल में किसी काम का है नहीं। तो इन दोनों कैपेसिटर को मैं हटा दूं। अगर इन दोनों कैपेसिटर को हटा दूं तो क्वेश्चन में 6 कैपेसिटर थे लेकिन काम के केवल 4 हैं, और 4 में से 3 पैरेलल है और उसके साथ एक सीरीज है। मतलब सी इक्विवेलेंट का अगर आंसर मुझे निकालना है बिटवीन ए एंड बी तो ये हो जाना चाहिए सी पैरेलल में 3C, और 3C के साथ C सीरीज में, यानी 3C इंटू सी डिवाइडेड बाई 3C प्लस सी, दैट मीन 3C बाई 4, ये होना चाहिए इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू।
मतलब ये थे सीरीज पैरेलल में, ये कैपेसिटर्स में से कुछ अरेंजमेंट थे सीरीज पैरेलल में, फर्स्ट साइट में विजिबल नहीं था, तो आपको जंक्शंस को नंबर देकर उसको स्ट्रेट कर सिंप्लीफाई करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पॉइंट पोटेंशियल मेथड। मैक्सिमम केसेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम अगर सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा ऐसा पूछा जाएगा कि फर्स्ट साइट में आप उसको पहचान ना पाए, तो बेहतर मेथड होता है पॉइंट पोटेंशियल। जैसे इसको आप और थोड़ा प्रॉपरली ग्रास्प करें, उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिए हैं इसमें। जैसे यहां पे देखो, मैंने टोटल 3 और 3 6 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, एक बैटरी दिया हुआ है ए और बी के बीच में, और मैंने फिर वही पूछा है, देखो फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। सीरीज पैरेलल में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि है अभी भी ये सीरीज पैरेलल का ही क्वेश्चन, बस अभी ये पहचानना कि कौन किसके साथ किस कॉम्बिनेशन में थोड़ा मुश्किल काम है। तो जैसे ही आपको थोड़ी भी दिक्कत हुई पहचानने में सीरीज पैरेलल, और आपको दिख रहा है कि इसमें एक बैटरी है, इसका मतलब है तो सही सीरीज पैरेलल, एक बैटरी है, तो तुरंत जंक्शंस को नंबर दे दो। जंक्शंस को अगर मैं नंबर दूं तो यहां देखोगे ए से मैं चलूं तो पहला जंक्शन जहां करंट डिवाइड हो सकता है, दिस इज जंक्शन 1, दिस इज जंक्शन 2, दिस इज जंक्शन 3, दिस इज जंक्शन 4, 4 ही जंक्शन हो सकते हैं पॉसिबल। अब एक सेपरेट डायग्राम में मैं एक डॉट पे मार्क करूंगा ए। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लें और फिर सोल्यूशन को देखें। एक डॉट पे मैंने मार्क किया ए, और कुछ दूरी पे लास्ट डॉट पे मैंने मार्क किया बी। अब देखो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं कि ए के साथ कोई इक्वल पोटेंशियल वाला जंक्शन है क्या। तो ए से मैं चलूं, तो ए से चलूंगा तो पहला जंक्शन है 1। ए और 1 का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता तो आगे किसी के साथ तो पोटेंशियल सेम हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ए के साथ कोई इक्वल पोटेंशियल जंक्शन नहीं है। जरूरी नहीं कि हर बार इक्वल पोटेंशियल जंक्शन मिलेगा, तो ठीक है ए को छोड़ देते। फिर बी के साथ भी चेक कर लेता हूं, बी के साथ है क्या कोई इक्वल पोटेंशियल। तो आप देखो बी यहां पे है, ए और बी हमारे लिए हमेशा वो पॉइंट्स होंगे जिसके क्रॉस बैटरी लगा होगा। आप देखो बी के साथ ये जंक्शन 3, बी और 3 नॉर्मल वायर से जुड़ा हुआ है, 3 के साथ ये 2 भी देखो नॉर्मल वायर से जुड़ा हुआ है। बेशक 3 और 2 के बीच में इधर से कैपेसिटर है, पर मैंने कहा किसी भी रास्ते से अगर वो नॉर्मल वायर से जुड़े हुए हैं तो उनका पोटेंशियल सेम है। तो B के साथ 3 सेम पोटेंशियल पे है, 3 के साथ 2 भी सेम पोटेंशियल पे है, फिर 2 के साथ देखो 4 भी सेम पोटेंशियल पे है, 4 के साथ वापस B सेम पोटेंशियल पर है। मतलब B के साथ 2, 3 एंड 4 ऑल दीज जंक्शंस आर हैविंग सेम पोटेंशियल एज पोटेंशियल ऑफ जंक्शन B। ठीक है, A हो गया, B 3, 2, 4 ये यहां पे आ गए, तो एक जंक्शन और बच गया, वो है 1 किसी के साथ सेम पोटेंशियल पे नहीं है क्योंकि सभी तरफ कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, तो A से कुछ दूरी पर मैं अकेला 1 को मार्क कर लेता हूं। अब मैं इस डायग्राम में देखता जाऊंगा कैपेसिटर किन जंक्शन के बीच में लगा हुआ और नए वाले डायग्राम में ज्वाइन करता जाऊंगा। जैसे देखो पहला कैपेसिटर A और 1 के बीच में, A और 1 के बीच में 6 माइक्रोफैरेड। अच्छा, फिर देखो 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में 2 माइक्रोफैरेड। फिर देखो 1 और 2 के बीच में, 1 ये पॉइंट 2 ये पॉइंट, 1 और 2 के बीच में भी 2 माइक्रोफैरेड, तो पैरेलल में ही जोड़ना पड़ेगा। फिर देखो 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में 1 ये पॉइंट 4 यही पॉइंट है, तो इनको भी पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। 1 और 4 के बीच में 2 माइक्रोफैरेड। अच्छा, उसके बाद देखो 2 कैपेसिटर्स हैं 2 और 3 के बीच में 4 माइक्रोफैरेड का। मेरे लिए यही डॉट 2 है और यही डॉट 3 है, तो 2 और 3 के बीच वाला 4 माइक्रोफैरेड अगर बनाऊंगा भी तो ऐसे लूप बनाना पड़ेगा। और ऐसे देखो ये 4 माइक्रोफैरेड 2 और 4 के बीच में है, यही जंक्शन मेरे लिए 2 है यही 4 है, तो बनाऊंगा भी तो लूप बनाना पड़ेगा। और मैंने बार बार कहा कि लूप वाले कैपेसिटर का मतलब हुआ इसके दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और Q इज इक्वल टू CV जब लिखते हो तो V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है इसका मतलब चार्ज भी 0 है, और ऐसा कैपेसिटर जिस पे चार्ज नहीं आए वो सर्किट में हो या ना हो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो लूप वाले कैपेसिटर्स को रिमूव कर दूं मैं। तो अब आप देखो यानी A और B के बीच में यहां पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। टोटल मैंने क्वेश्चन में 6 कैपेसिटर्स दिए थे, लेकिन फिर यहां पे काम के कैपेसिटर्स 4 ही थे, 2 काम के नहीं थे। और अब दिख रहा है कि वो जो 4 काम के हैं उसमें से एक सीरीज है और बाकी तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। जो फर्स्ट साइट में विजिबल नहीं था वो सीरीज पैरेलल में यहां पे दिख जाता है।
हमें हर एक पर चार्ज वोल्टेज निकालना है। तो आप देखो ये 2 2 2 इन सबको अगर मैं एक बना दूं पैरेलल में तो वो 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ये भी 6 माइक्रोफैरेड, ये भी 6 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब इसके क्रॉस भी वोल्टेज 6 वोल्ट और इन सब के क्रॉस भी वोल्टेज 6 वोल्ट ईच। क्यों? याद है वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल का मतलब होता है दो कैपेसिटर बनाकर एक के क्रॉस वोल्टेज निकालोगे V1 तो ये होगा टोटल वोल्टेज इनटू दूसरे का कैपेसिटेंस। दूसरे का कैपेसिटेंस है 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 12 दैट इज 6 वोल्ट। ये तो हमेशा याद रखना, आइडेंटिकल कैपेसिटर में जब वोल्टेज डिवाइड होगा तो इक्वली डिवाइड होगा। आइडेंटिकल कैपेसिटर में चार्ज भी डिवाइड होता है तो इक्वली डिवाइड होता है। तो इसके क्रॉस 6 मतलब इसके क्रॉस 6 वोल्ट और पैरेलल में तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसका मतलब हर एक के क्रॉस 6 वोल्ट। सबके क्रॉस वोल्टेज मिल गया और एक बार वोल्टेज मिल गया तो हर एक पे चार्ज मिल गया। इस पे चार्ज सोचो Q इज इक्वल टू CV 6 6 36 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज देखोगे तो Q इज इक्वल टू CV ये 6 6 36 और इस पे चार्ज देखोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 माइक्रोकूलम। इस पे अगर देखोगे तो 6 इंटू 2 12 माइक्रोकूलम और इस पे भी 6 इंटू 2 12 माइक्रोकूलम। 12 माइक्रोकूलम 12 12 12 36 यही 36 तीनों पे डिवाइड हुआ है। यानी हर एक पे चार्ज मिल गया, वोल्टेज मिल गया। इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी 0 है 4 माइक्रोफैरेड के क्रॉस और चार्ज भी 0 है। तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज और वोल्टेज दोनों ही मिल गए मुझे। कई बार बहुत छोटे सर्किट्स में भी 2-3 कैपेसिटर के सर्किट में ही कुछ ऐसा अरेंजमेंट देते हैं कि पहचानने में दिक्कत हो जाए। जैसे देखो यहां पे एक अरेंजमेंट है, मैंने दो केसेस लिए हैं और दोनों में पूछा है चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1 एंड C2। जो भी C1 कैपेसिटर है C2 कैपेसिटर है उस पे चार्ज भी बताओ वोल्टेज भी बताओ। अब आप देखना इसमें हैं तो 3 ही कैपेसिटर पर कौन किसके साथ किस कॉम्बिनेशन में है ये थोड़ा सा पहचानना डायरेक्टली मुश्किल है। और आप देखो कुछ जंक्शंस नॉर्मल वायर से जुड़े हुए हैं तो मैं क्या करूं, सबसे पहले नंबर दूं जंक्शन को। यहां अगर जंक्शन देखो करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहा है, इस जंक्शन पे आके करंट 2 पार्ट में बंट सकता है, यानी इसको मैं जंक्शन 1 कह देता हूं। अच्छा ये करंट यहां घूम कर आएगा, ये कोई जंक्शन नहीं है। जंक्शन का मतलब जहां पे करंट डिवाइड हो। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने इसको कोई नाम दे भी दिया, किसी और पॉइंट को नंबर दे भी दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं पे भी नंबर दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें नंबर देने को कहा गया जंक्शंस को। इस जंक्शन को मैंने 1 नाम दिया, ये दोनों तो A और B है ही है। सेपरेट डायग्राम मार्क करता हूं। सेपरेट डायग्राम में मैंने कहा एक पॉइंट पर A मार्क करो, कुछ दूरी पे B मार्क करो। आइडेंटिफाई करो कि A के साथ कोई इक्वल पोटेंशियल जंक्शन है क्या। A के साथ देखो 1 बीच में कैपेसिटर है, नहीं है। B के साथ चेक करो कोई इक्वल पोटेंशियल जंक्शन है क्या। B के साथ आप देखो यहां पे 2 तो कैपेसिटर लगा हुआ है, 1 कोई भी जंक्शन सेम नहीं है। तो सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा जंक्शन बना, उसको मैंने 1 मार्क कर दिया। ठीक है, बेशक कोई इक्वी पोटेंशियल जंक्शन नहीं मिला पर डॉट्स बना लिए। अब कैपेसिटर ज्वाइन कर देता हूं। पहला कैपेसिटर देखो A और 1 के बीच में, A और 1 के बीच में C1 विच इज 12 माइक्रोफैरेड। फिर देखो अगला कैपेसिटर है 1 और B के बीच में। मेरे लिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट B है। 1 और B के बीच में C2 है 4 माइक्रोफैरेड। फिर देखो B और 2 के बीच में, मेरे लिए ये पॉइंट B है और ये पॉइंट 2 है। 2 पॉइंट एंड 1 पॉइंट आर आइडेंटिकल है ना, ये वायर से जुड़ा हुआ है तो यही पॉइंट 2 भी है। तो अगर आप एक्स्ट्रा नंबरिंग दे भी दोगे तो वो पॉइंट्स पर आ जाएगा अपने आप। तो अगला कैपेसिटर B और 2 के बीच में, B ये 2 ये, तो B और 2 के बीच में एक और कैपेसिटर C3, ये देखो 2 माइक्रोफैरेड का। तो तीनों कैपेसिटर में से 2 तो पैरेलल में है और उसके साथ एक सीरीज में है। बैटरी जुड़ा हुआ है A और B के बीच में, तो बैटरी में ज्वाइन कर देता हूं बिटवीन जंक्शंस A एंड B 12 वोल्ट की बैटरी। तो दिख गया मुझे कि ये 2 पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में। तो आप या तो वोल्टेज पहले निकाल लो या इक्विवेलेंट निकाल कर चार्ज निकाल लो, डिवाइड कर दो, जो भी मैंने अलग अलग मेथड्स बताए हुए हैं। ये 4 और 2 पैरेलल में, 6 और 12 सीरीज में। 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6, 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6 18, 6 3 जा 18, 3 4 जा, इक्विवेलेंट हुआ 4 अगर इक्विवेलेंट हुआ तो याद करो बैटरी से चलने वाला चार्ज Q बैटरी इज C इक्विवेलेंट इंटू V बैटरी। नहीं, C इक्विवेलेंट 4 आया और V बैटरी 12 है, यानी 48 माइक्रोकूलम इज द वैल्यू ऑफ चार्ज विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बैटरी टर्मिनल्स। वो 48 माइक्रोकूलम इस पे तो आ जाएगा, तो इस पे चार्ज हो गया 48 माइक्रोकूलम। 48 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया तो इसके क्रॉस का वोल्टेज भी आप आसानी से निकाल सकते हो।
इफ 48 माइक्रोकूलम इज चार्ज, वोल्टेज विल बी V इज इक्वल टू Q बाई C, तो 48/12 यानी 4 वोल्ट। नहीं, अच्छा, ये 48 माइक्रोकूलम चार्ज आकर इन दोनों पे डिवाइड होगा। इस पर कितना जाएगा अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो याद करो चार्ज डिवीजन रूल। आने वाला चार्ज इज 48 मल्टीप्लाइड बाई उसी का कैपेसिटेंस बाई टोटल, तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6, 48 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 यानी ये हो जाएगा 32 माइक्रोकूलम। तो 32 माइक्रोकूलम इसके क्रॉस गया, 32 माइक्रोकूलम इसके क्रॉस गया, इसका मतलब बचा हुआ 16 माइक्रोकूलम इधर गया। और अगर 16 माइक्रोकूलम इस पे गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा Q बाई C, मतलब दिस विल बी 8 वोल्ट एंड दिस विल ऑल्सो बी 8 वोल्ट। जायज भी है, 8 वोल्ट मतलब 8 वोल्ट यहाँ पे, 4 वोल्ट यहाँ पे, 12 टोटल 12 वोल्ट। तो हर एक का चार्ज मिल गया, हर एक का वोल्टेज मिल गया। है तो सीरीज पैरेलल का ही क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे ही देखो सेकंड वाले पार्ट में मैंने यहां पे कुछ कैपेसिटर दिखाए हुए हैं, 5 कैपेसिटर है, एक 18 वोल्ट की बैटरी है और कैपेसिटर्स के वैल्यूज ये है, C1 इज 12, C2 इज 1, C3 इज 2 माइक्रोफैरेड, C3 इज 2 माइक्रोफैरेड एंड C4 इज 2 माइक्रोफैरेड एंड C5 इज अगेन 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, मुझसे कहा गया फिर C1 C2 पे चार्ज वोल्टेज, मैं तो सभी पे निकाल पा रहा हूं। तो बैटरी के क्रॉस मार्किंग अगर नहीं भी हो तो आप A और B मार्क कर लिया करें और फिर उसके बाद जंक्शंस को नंबर दें। ए से मैं आगे चलूंगा क्योंकि यहां पे कुछ जंक्शन देखो नॉर्मल वायर से जुड़ा हुआ है, जैसे ही कुछ जंक्शन नॉर्मल वायर से जुड़ा हुआ दिखे तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड से सॉल्व होगा। तो इसको मैं 1 नाम देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, किसी भी जंक्शन को आप कैसे भी नंबर दें उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, फिर मैं एक डॉट पे मार्क करूंगा ए और कुछ दूरी पे मार्क करूंगा बी। ए के साथ चेक करो कोई इक्वल पोटेंशियल जंक्शन, ए के बाद 1 है, यहाँ कैपेसिटर है तो कोई भी इक्वल पोटेंशियल नहीं है। बी के साथ चेक करो कोई इक्वल पोटेंशियल, तो बी के साथ देखो वायर से जुड़ा हुआ है 3 और 3 के साथ नॉर्मल वायर, ये किंक दिखाने का मतलब यहाँ पे वायर टच नहीं हो रहा है। बी के साथ जुड़ा हुआ है 3 और 3 के साथ जुड़ा हुआ है 4, 4 के बाद कैपेसिटर है, इधर भी कैपेसिटर है, मतलब बी 3 एंड 4 आर ऑल एट सेम पोटेंशियल। और कौन सा बच गया जंक्शन देखना, ए के बाद 1 बचा हुआ है, 1 और 2 का पोटेंशियल भी सेम है, वायर से जुड़ा हुआ है, तो एक और डॉट पे मैं 1 और 2 बना देता हूं। अब कैपेसिटर ज्वाइन कर लो। पहला कैपेसिटर C1 देखो है, पहला कैपेसिटर C1 जो है 12 माइक्रोफैरेड का, वो है A और 1 के बीच में, मेरे लिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट 1 है। फिर एक कैपेसिटर है 1 और 4 के बीच में, ये 1 है, ये 4 है, 1 और 4 के बीच में C2 है विच इज 1 माइक्रोफैरेड। फिर देखो 1 और 3 के बीच में C5 है 1 माइक्रोफैरेड का, 1 ये पॉइंट है और 3 ये पॉइंट है, तो यहां पे भी 1 माइक्रोफैरेड का एक और कैपेसिटर विच इज C5। फिर देखो 2 और 4 के बीच में, मेरे लिए ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 4 है, तो 2 और 4 के बीच में एक और कैपेसिटर C3 विच इज 2 माइक्रोफैरेड, और एक 3 और 2 के बीच में, यही पॉइंट 2 है, यही पॉइंट 3 है, तो 3 और 2 के बीच में एक और कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का। और बैटरी जो कनेक्टेड है वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में 18 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन है। दिस बैटरी इज 18 वोल्ट। तो दिख जाएगा आपको ये सारे 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। तो 6 और 12 अगर है तो इसके क्रॉस में वोल्टेज निकाल लो सीधा। V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इनटू दूसरे का कैपेसिटेंस, दूसरे का कैपेसिटेंस मतलब इन सबको एक कैपेसिटर बना दो, 2 कैपेसिटर के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल, इन सबको एक कैपेसिटर बनाओ, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12, 12 प्लस 6 दैट इज 18, तो ये 18 मतलब इसके क्रॉस 6 वोल्ट, इसके क्रॉस 6 वोल्ट मतलब इसके क्रॉस 12 वोल्ट होना चाहिए क्योंकि टोटल तो 18 आना चाहिए, और 12 वोल्ट का मतलब हर एक के क्रॉस 12 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट, इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी, पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज मिल गया। और चार्ज अगर इस पे निकालना चाहो C1 पे, तो Q इज इक्वल टू CV 12 इंटू 6 72 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज हो जाएगा। और अगर 1 माइक्रोफैरेड वाले पे आपको चार्ज निकालना है तो 12 और 1 यानी इस पे जो चार्ज होना चाहिए 12 इंटू 1 दैट इज 12 माइक्रोकूलम। चार्ज भी मिल गया और वोल्टेज भी मिल गया। एक बार आपने ये पहचान लिया कि ये सीरीज में पैरेलल में, उसके बाद चार्ज और वोल्टेज निकालना तो नॉर्मल फेनोमेना है, कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी जंक्शंस
नॉर्मल वायर से जुड़े दिखे तो आप जंक्शंस को नंबर दें और सर्किट को पॉइंट पोटेंशियल मेथड से सिंप्लीफाई कर लें, फिर सीरीज पैरेलल नजर आना शुरू हो जाता है। ध्यान से आप सारे ऑप्शंस को नोट करें। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ही क्वेश्चंस पूछने का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट। ये प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट की ज़रूरत बड़े इंडस्ट्रीज़ में पड़ती है। जनरली क्या करते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज़ में हम कुछ इस तरह के स्टैक्स मान लेते हैं, ये कंडक्टिंग प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर मैंने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बना दिया जिसके ऊपर मैं चाहूँ तो प्लेट्स को प्लेस कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं, रैक जैसा बना दिया गया, मतलब इसके ऊपर चाहो तो आप प्लेट्स रख सकते हो। ऐसे कई सारे रैक्स मान लो इस प्लेट पे बने हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक और ऐसा ही प्लेट मैं ले लूँ और उसके ऊपर भी ऐसे ही कुछ प्लेट्स को रखने का अरेंजमेंट बना दूँ। और मैं एक प्लेट मान लो इसके ऊपर प्लेस कर दिया, इस वाले रैक के ऊपर, एक प्लेट मैंने इस वाले रैक के ऊपर प्लेस कर दिया, ऐसे ही एक प्लेट मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे प्लेस कर दिया, और मैंने इन दोनों के क्रॉस कांस्टेंट एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है। तो आप देखो, अगर मैंने यहाँ एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है मतलब इस प्लेट के सभी जगह पे प्लस चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है, और इस प्लेट के ये वाला जो कंडक्टिंग प्लेट है इसके हर पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल है। अब कुछ प्लेट्स इसके ऊपर रखे हुए हैं, कुछ प्लेट्स इसके ऊपर रखे हुए हैं, और आप सोच कर देखो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड मेटल प्लेट के ऊपर एक मेटालिक प्लेट है और नेगेटिव के ऊपर कनेक्टेड एक मेटल का प्लेट है, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे रखे हुए हैं, तो निश्चित है कि इस पे अगर प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। अच्छा, इस नेगेटिव प्लेट के नीचे अगर पॉजिटिव साइड का एक प्लेट रखा हुआ है तो एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। यानी कई सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बन सकते हैं, और कौन किसके साथ किस कॉम्बिनेशन में होगा वो मैं प्लेट के रैक पर पोजीशन को चेंज करके चेंज कर सकता हूं। जैसे मान लो मैंने एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, तो हो सकता है ये दोनों कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहां बना, एक कैपेसिटर यहां बना, हो सकता है ये दोनों पैरेलल में हो। अगर मैं यही प्लेट इस रैक पे रख दूं और इस प्लेट को नीचे लाऊं तो हो सकता है ये दोनों कैपेसिटर बनाए ही नहीं, केवल ये और ये कैपेसिटर बनाए, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो जनरली इतना डिस्क्रिप्टिव डायग्राम देने के बजाय वो क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिखा देते हैं। यहां जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये समझ जाना ऐसे बोर्ड से परपेंडिकुलर प्लेट्स हैं, और ये जो मैंने कनेक्टिंग वायर से इनको ज्वाइन कर दिया, इसका मतलब है कि इस प्लेट और इस प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। इसका मतलब इस स्टैक के ऊपर एक प्लेट यहां पे रखा हुआ और एक प्लेट यहां पे रखा हुआ, और ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, मतलब इस स्टैक पे रखा हुआ है, और ये वाला प्लेट किसी टर्मिनल से नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कहीं बीच में एक न्यूट्रल स्टैक बनाकर भी वेरिएबल कैपेसिटेंस जनरेट करने वाला ये अरेंजमेंट होता है। जब भी क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में दिया जाए तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट। जब भी याद रखना, कभी भी क्वेश्चन ऐसे प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट में दिया जाए तो इन प्लेटों के बीच में कैपेसिटर डेवलप होता है, और हर एक प्लेट दो कैपेसिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, इस प्लेट का ऊपरी सरफेस ऊपर के प्लेट के निचले सरफेस के साथ एक कैपेसिटर बनाएगा, और इसी प्लेट का निचला सरफेस नीचे वाले प्लेट के ऊपरी सरफेस के साथ एक और कैपेसिटर बनाएगा। यानी यहां पे एक प्लेट दो कैपेसिटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी ऐसा फॉर्मेट आपको दिखे तो आप 3 सिंपल स्टेप्स अगर यूज करें तो आप हर एक ऐसे प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट का क्वेश्चन तो आपको क्लियरली अलग से दिख जाएगा। तो अगर प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो टू सॉल्व ऐसे क्वेश्चंस को रिड्यूस करने के लिए, मतलब ये जानने के लिए कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में है, क्योंकि है तो ये सीरीज पैरेलल में, टू सॉल्व प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट क्वेश्चंस फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी यूज्ड। और ये जनरलाइज्ड है, हर एक बार आप इस्तेमाल करेंगे तो करेक्टली अगर इस्तेमाल करते तो आप पहुंच जाएंगे। शुड बी यूज्ड, पहला काम, स्टेप 1, गिव नंबर्स टू बोथ सरफेसेस, गिव नंबर्स टू both surfaces of every plate
every plate excluding the outer surfaces of first and last plate। देखना जरा ये क्या लिखा मैंने, हर एक प्लेट के दो सरफेस हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, और मैंने कहा दोनों ही कैपेसिटर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इसीलिए हर प्लेट के दोनों सरफेसेस को नंबर दो, एक्सक्लूडिंग द आउटर सरफेसेस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट। इसको क्यों एक्सक्लूड करना है सोचो, क्योंकि फर्स्ट प्लेट का ऊपर का सरफेस किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बना सकता है और नीचे वाले प्लेट का किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बनाएगा, इसीलिए हमेशा आप स्टार्ट करेंगे पहले प्लेट के इनर सरफेस से। मान लो पहले प्लेट के इनर सरफेस को मैंने नाम दिया 1, इसके दोनों सरफेस को 2 3, इसको 4 5, इसको 6 7 और इसको 8, एक्सक्लूडिंग द आउटर सरफेसेस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट। ठीक है, जैसे ही आपने नंबर दे दिया, उसके बाद स्टेप 2 में क्या करोगे, जो दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, इन्हीं के क्रॉस आप बैटरी लगाएंगे, तो किसी एक टर्मिनल को सिलेक्ट कर लो। मान लो मैं टर्मिनल ए से शुरू करूंगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल ए, स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल ए, कनेक्ट as many plates as there are surfaces connected to it, surfaces connected to it, and complete parallel plate capacitor। क्या मतलब इसका देखते हैं, मैंने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल ए, टर्मिनल ए से स्टार्ट करते हैं। एक सेपरेट डायग्राम में मैं टर्मिनल ए से स्टार्ट करता हूं और टर्मिनल ए से जितने सरफेसेस जुड़े हुए हैं उनको काउंट कर लो, जितने सरफेसेस जुड़े हुए हैं उतने प्लेट्स बनाओ, क्योंकि मुझे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे दो प्लेटों के बीच में डेवलप करता हुआ दिखाना है। तो आप देखो टर्मिनल ए से कितने सरफेसेस जुड़े हुए हैं, टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ है सरफेस 1, टर्मिनल ए से ही देखो कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है ये प्लेट जिसके दो सरफेसेस 6 और 7, तो यानी टर्मिनल ए से 3 सरफेस जुड़ा हुआ है, 1 6 एंड 7। तो आप टर्मिनल ए से वायर निकालकर 3 प्लेट्स दिखाओ। टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ सरफेस 1 विल एक्ट एज 1 कैपेसिटर प्लेट, सरफेस 6 विल एक्ट एज 1 कैपेसिटर प्लेट एंड सरफेस 7 विल एक्ट एज 1 कैपेसिटर प्लेट। जितने सरफेसेस जुड़े हुए दिख रहे हैं टर्मिनल ए से, ये वाला सरफेस, इस प्लेट का ये सरफेस, इस प्लेट के 2 सरफेस, उतने प्लेट्स बनाओ नए डायग्राम में, एंड कंप्लीट दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें देखते जाओ और इसमें कंप्लीट करो। जैसे देखना, ये वाला सरफेस निश्चित है अगर कैपेसिटर बनाएगा तो 2 के साथ बनाएगा, 1 2 के साथ, तो 1 के सामने मैं रख देता हूं। मेरे लिए याद रखना हर सरफेस एक कैपेसिटर का प्लेट है। मैंने कहा कि हर कैपेसिटर का, हर प्लेट का सरफेस, ऊपर वाला सरफेस एक कैपेसिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नीचे वाला दूसरा, तो 1 बनाएगा 2 के साथ कैपेसिटर। ऐसी देखो 6 के सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीट करना है, 6 अगर बनाएगा कैपेसिटर पैरेलल प्लेट तो किसके साथ बनाएगा, 5 के साथ, तो 6 के सामने 5 रख दूं मैं। फिर वैसे चेक करो 7 किसके साथ कैपेसिटर बनाएगा, 7 बनाएगा कैपेसिटर 8 के साथ, तो 7 के सामने 8 प्लेस कर दो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल ए, कनेक्ट एज मेनी प्लेट्स एज देयर आर सरफेसेस कनेक्टेड टू इट, जितने सरफेसेस उतने प्लेट, एंड कंप्लीट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, जैसे ही कंप्लीट कर दोगे, अच्छा एक ही तरफ से बढ़ना, अगर ए से बढ़ रहे हो तो ए से बी की तरफ आना है, बी से बढ़ रहे हो तो बी से ए की तरफ, जनरली हम ए से बी की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो आपको 3 खाली प्लेट्स दिखेंगे, इनमें से खाली प्लेटों में से जो बी से जुड़ा हुआ है उसको बी से जोड़ दो, और जो बी से नहीं जुड़ा हुआ है उसके लिए स्टेप 2 दोबारा रिपीट करो। स्टेप 3 होता है आउट ऑफ द एम्प्टी प्लेट्स, जो खाली प्लेट्स हैं, आउट ऑफ द एम्प्टी प्लेट्स connect those plates to terminal B as in question for remaining repeat
स्टेप 2, इसको भी समझते हैं। ये क्या लिखा गया है, क्या कहने का मतलब है, जो खाली प्लेट बच गए स्टेप 2 में, उनमें से देखो कि जो क्वेश्चन में टर्मिनल बी से जुड़ा हुआ है उनको बी से जोड़ दो। जैसे आप देखो 2, 5 एंड 8 आर एम्प्टी प्लेट्स। 2 चेक करते हैं, क्या 2 किसी भी तरीके से क्वेश्चन में बी से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, तो 2 को छोड़ देते हैं। फिर चेक करता हूं मैं 5 देखो क्या बी से जुड़ा हुआ है क्या, हाँ 5 बी से जुड़ा हुआ दिख रहा है। बेशक 5 4 से भी जुड़ा हुआ है, ये 8 से भी जुड़ा हुआ है, वो सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जुड़ जाएंगे। आप तो सिर्फ देखो जो खाली प्लेट है उनमें से जो बी से जुड़ा हुआ है उनको बी से जोड़ दो। तो 5 देखो बी से जुड़ा हुआ, तो 5 से वायर निकाल के बी को ज्वाइन कर देता हूं। अब चेक करो 8 बी से जुड़ा हुआ है क्या, हाँ 8 भी बी से जुड़ा हुआ है, तो 8 से भी वायर निकाल के बी को जोड़ देता हूं। यानी जो खाली प्लेटों में से जो बी से जुड़े हुए हैं उनको बी से जोड़ दो, जो बी से नहीं जुड़े हुए हैं वो जिससे जुड़े हुए हैं उनको जोड़ो, मतलब स्टेप 2 रिपीट करो। अब देखो 2 बी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो 2 किससे जुड़ा हुआ है उससे जोड़ो, तो 2 देखो 3 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी प्लेट का ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस दो अलग अलग कैपेसिटर है, तो 2 से मैं वायर निकालकर सरफेस 3 को फिर एक प्लेट बना दूं। 3 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है वो कंप्लीट कर लो। 3 देखो 4 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, तो 4 सामने रख दूं। अगर 4 बी से जुड़ा हुआ दिख रहा है क्वेश्चन में तो जोड़ दो, नहीं तो जिससे जुड़ा हुआ जोड़ो। 4 देखो बी से जुड़ा हुआ है, तो 4 को मैं बी से ज्वाइन कर देता हूं। जैसे मैं 4 को बी से ज्वाइन करूंगा, देखो 4 बी से भी जुड़ गया, 5 से भी जुड़ गया, 8 से भी जुड़ गया। 4 5 से भी जुड़ा हुआ है, 8 से भी जुड़ा हुआ है, बी से भी जुड़ा हुआ है, जो अपने आप जुड़ जाएगा। तो आप तो सीक्वेंस मेंटेन करें, और बैटरी हमेशा ए और बी के बीच में जुड़ना है। तो ए और बी के बीच में अगर मैं बैटरी ज्वाइन करूं तो आपको दिख जाएगा सभी का सेपरेशन डी है और सभी प्लेटों का एरिया ए है। इसका मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर सी है, विच इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो जायज है इसका भी सी है, इसका भी सी है और इसका भी सी है। ये दोनों सीरीज में हो गए C/2, ये दोनों पैरेलल में हो गए 2C और C/2 सीरीज में पैरेलल में हो गया, तो C इक्विवेलेंट हो गया C/2 plus 2C, that is 5C/2, which can be written as 5/2 epsilon naught A by D। और एक बार जब आपने कैपेसिटेंस निकाल लिया, अरेंजमेंट निकाल लिया, तो आप सभी पे चार्ज वोल्टेज सब निकाल सकते हैं। कैसे? आप सोचो अगर बैटरी यहां पे V वैल्यू का लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो 7 8 वाला प्लेट है इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, 6 5 वाला जो है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है। तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज मिल गया। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उस पे प्लस चार्ज, यानी इस वाले कैपेसिटर पे तो CV चार्ज हो गया, इस पे भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इस वाले कैपेसिटर पे भी CV चार्ज हो गया, इस पे प्लस माइनस और इस पे प्लस माइनस, इस पे CV/2 चार्ज का वैल्यू और इस पे भी CV/2 चार्ज का वैल्यू हो जाएगा। नहीं तो आप हर एक पर चार्ज का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटर्स के वोल्टेजेस भी निकाल सकते हैं, जो भी कैलकुलेट करना हो, क्योंकि एक बार जब वो सीरीज पैरेलल के फॉर्मेट में आ गया तो फिर तो नॉर्मल सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो अगर ये तीनों स्टेप्स आप प्रॉपरली एनालाइज कर पाए तो हम हर एक सिचुएशन में इसको अप्लाई करके देखते हैं। आप खुद वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, जैसे मैंने इन एग्जांपल्स में पूछा हुआ है, फाइंड चार्ज ऑन प्लेट्स मार्क्ड P, Q एंड R। ये फिर वही है, एरिया A है। इस बार मैंने सेपरेशन यहाँ पे 2D दिया, यहाँ पे D दिया, यहाँ 2D दिया हुआ है। इस प्लेट को मैंने P कहा है, इस प्लेट को Q, इस प्लेट को R। यहाँ पे बैटरी A और B के बीच में लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग वायर्स है। फिर वैसे ये प्लेट्स ऐसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट और थर्ड को कनेक्टिंग वायर से जोड़ा हुआ है, दिस इज टर्मिनल A, और फोर्थ प्लेट को टर्मिनल B बनाया हुआ है। इसको P कहा गया, इसको Q कहा गया, इसको R कहा गया है। फिर इन तीनों पे चार्ज निकालना है। और थर्ड वाले केस में 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स हैं, और alternate plates, first plate, third plate and fifth plate are connected to make positive terminal of circuit. Second plate, fourth plate and sixth plate are connected to form the negative terminal. हर एक केस में चार्ज वोल्टेज निकालना है। देखते हैं, मैंने कहा पहला स्टेप चार्ज प्लेट के सरफेसेस को नंबर दो, तो इसको मैं नंबर देता हूं 1 2 3 4 5 6। फिर सर्किट डायग्राम कंप्लीट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनल ए से। टर्मिनल ए से जितने सरफेसेस उतने प्लेट। टर्मिनल ए से देखो 2 सरफेसेस जुड़े हुए हैं इस बार। टर्मिनल ए से केवल 2 और 3 है, तो टर्मिनल ए से वायर निकालकर 2 को एक प्लेट बना दूं, 3 को एक प्लेट बना दूं, 2 एंड 3। फिर कैपेसिटर पूरा करो, 2 बनाएगा कैपेसिटर 1 के साथ, तो 2 के सामने 1 बना दो। 3 बनाएगा 4 के साथ, तो 3 के सामने 4 बना दो। चेक करो इन खाली प्लेट्स में से जो B से जुड़ा हुआ है उसको B से जोड़ दो।
क्या 1 बी से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, 1 तो 6 से जुड़ा हुआ है, बी से नहीं। 4 बी से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, 4 बी से जुड़ा हुआ है। 4 से वायर निकाल के टर्मिनल बी बना दो। फिर 1 के बारे में सोचो, 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो 1 जुड़ा हुआ है देखो वायर से सरफेस 6 के साथ। सरफेस 6 विल एक्ट एज 1 कैपेसिटर प्लेट। 6 देखो किसके साथ कैपेसिटर बनाएगा? 6 बनाएगा 5 के साथ कैपेसिटर। तो 6 के सामने 5, चेक करो 5 बी से जुड़ा हुआ है तो जोड़ दो, नहीं तो जिससे जुड़ा हुआ है उससे जोड़ो। 5 दिख रहा है बी से जुड़ा हुआ है तो 5 को बी से जोड़ दो। यानी यहां पे कुल मिलाकर 3 कैपेसिटर्स हैं, 2 सीरीज 1 पैरेलल। इन जनरल याद रखना, अगर n प्लेट्स हों तो n-1 कैपेसिटर्स होते हैं इन जनरल। कुछ केसेस में इसका एक्सेप्शन भी आता है, पर नॉर्मली अगर n प्लेट हो तो n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे। जैसे मैंने देखो पिछले केस में 5 प्लेट लिए थे तो 4 कैपेसिटर मिले थे, यहां 4 प्लेट लिए तो 3 कैपेसिटर। जनरली n-1 कैपेसिटर्स होते हैं। अच्छा, बैटरी मैं ज्वाइन कर दूं टर्मिनल ए और बी के बीच में, तो यहां टर्मिनल ए और बी के बीच में बैटरी ज्वाइन कर देता हूं और यहां मैं सभी जगह पे चार्ज निकाल लेता हूं। देखो ये वोल्टेज V, तो अच्छा इसमें मैंने सेपरेशन भी अलग अलग दिया था। ये वाला सेपरेशन मैंने 2D दिया है ना। तो अगर मैं 1 और 2 के बीच के कैपेसिटर को C नाम देता हूं, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D को मैं C नाम देता हूं, तो 3 और 4 के बीच जो कैपेसिटर बनेगा दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस विल बी 2C। नहीं, तो यानी कि 1 और 2 के बीच वाला कैपेसिटर अगर C है तो 3 और 4 के बीच वाला कैपेसिटर 2C है और 6 और 5 के बीच वाला कैपेसिटर भी C है। बहुत बढ़िया। तो अगर यहां पे वोल्टेज V है तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज V है, और यहां पे वोल्टेज V है तो इस पूरे के क्रॉस V है, मतलब इन दोनों के क्रॉस V/2 और V/2 है। तो चार्जेस देखो, इस पे प्लस माइनस, इस पे प्लस माइनस। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साइड जो प्लेट है उस पे प्लस आएगा, सामने वाले पे माइनस। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखना माइनस अगले प्लस से जुड़ा होता है, और ऐसे यहां पे भी प्लस माइनस। तो देखो चार्ज मिल गया मुझे। इस कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा 2CV, चार्ज का वैल्यू Q1, Q डैश में नाम दे देता हूं। इस कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा Q डबल डैश, दिस इज CV/2। और ऐसे इस वाले कैपेसिटर पे भी चार्ज हो जाएगा Q डबल डैश CV/2। लेकिन ये तो मैंने कैपेसिटर पे चार्ज निकाला, मुझसे कहा गया है प्लेट्स पर चार्ज निकालना। प्लेट्स मतलब प्लेट P पर। तो आप बताओ, अगर मुझे प्लेट P पर चार्ज निकालना है, इसको मैंने कैपेसिटेंस नाम दिया था एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, विच इज, इसको C नाम दिया था मैंने, C। तो ये फिर 2C था, ठीक है। अब सोचो प्लेट P पर मुझे चार्ज निकालना है। प्लेट P देखो किन सरफेसेस से बना हुआ है, या तो प्लेट एक सरफेस से बना होगा या 2 से। प्लेट P देखो केवल एक सरफेस से बना हुआ है, सरफेस 1, जबकि प्लेट Q बना हुआ है सरफेस 2 और 3 से। और ऐसे ही प्लेट R देखो बना हुआ है सरफेस 4 और 5 से। अब इस डायग्राम में सरफेस 1 देखो कहां पे है, उस पे चार्ज देख लो। सरफेस 1 यहां पे है, उस पे नेगेटिव चार्ज है और चार्ज का वैल्यू है यानी -CV/2 है P प्लेट पे टोटल चार्ज। और C की जगह आप एंड में प्लेस कर लोगे एप्सिलॉन नॉट A/2D, यानी नीचे आ जाएगा 4D इंटू V विथ नेगेटिव साइन। प्लेट P पे चार्ज मतलब केवल सरफेस 1 पे चार्ज, और सरफेस 1 का चार्ज है -CV/2। अच्छा, प्लेट Q देखो, प्लेट Q 2 सरफेस से बना हुआ है, 2 और 3। इस डायग्राम में देखो 2 कहां पे, ये इस पे प्लस चार्ज है, कितना, CV/2। और सरफेस 3 पे देखो चार्ज कितना है, ये भी प्लस है, एंड दिस इज 2CV, यानी टोटल चार्ज कितना हो गया, CV/2 प्लस 2CV, यानी ये हो गया 5CV/2। और 5/2 और C की जगह लिख लो एप्सिलॉन नॉट A/2D, मतलब नीचे हो जाएगा 4D इंटू V विथ पॉजिटिव साइन। ये पूरा चार्ज जो हुआ, दिस इज चार्ज ऑन प्लेट Q। और ऐसे ही चेक कर लो R पे कितना चार्ज है, तो R बना हुआ है 4 और 5 से।
4 यहां पे है जिस पे चार्ज है -2 CV और 5 यहां पे है तो इस पे चार्ज है -CV/2, मतलब यही है विथ माइनस साइन। इसका मतलब है R पे जो टोटल चार्ज होगा दिस विल बी -5 एप्सिलॉन नॉट A V/4D। समझ गए? तो पहले क्या करना, सीरीज पैरेलल बना लेना, सभी कैपेसिटर के प्लेटों पे चार्ज लिख लेना और उसके बाद देखना जिस प्लेट को पूछा गया है, हमसे पूछा गया प्लेट पे चार्ज, प्लेट या तो एक सरफेस या दो सरफेस से बना होगा। ऊपर का प्लेट है तो एक सरफेस, बीच का कोई प्लेट है तो दो सरफेस। उन सरफेसेस पे जितना चार्ज होगा साइन के साथ आंसर में प्लेस कर लेंगे। हर एक केस में देखते जाओ। जैसे सेकंड पार्ट में भी ध्यान से अगर एनालाइज करें आप तो यही मेथड आप यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। चेक करो, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करें फिर सॉल्यूशन देखें। 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल ए से कितने सरफेसेस वो देख लो। टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ है 1 4 5, 3 सरफेसेस, तो 3 प्लेट 1 4 5। ठीक है, 1 किसके साथ कैपेसिटर बनेगा पूरा कर लो। 1 बनाएगा 2 के साथ, 4 बनाएगा 3 के साथ, 5 बनाएगा 6 के साथ। जो खाली प्लेटें हैं उनमें से जो B से जुड़ा हुआ है उसको B से जोड़ दो। देखो 6 जो है वो B से जुड़ा हुआ दिख रहा है तो 6 से वायर निकालकर B को ज्वाइन कर लेता हूं। 2 देखो किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 B के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है, 2 डायरेक्टली जुड़ा हुआ है 3 के साथ, तो 2 से वायर निकालकर मैं ज्वाइन कर दूं 3 को, तो 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा 3 देखो कैपेसिटर बना रहा है 4 के साथ और 4 जुड़ा हुआ है 5 के साथ और 5 जुड़ा हुआ है 6 के साथ, मतलब सारे अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए मेरे ख्याल से। टर्मिनल ए से सरफेस 1 जुड़ा हुआ था, 4 जुड़ा हुआ था, 5 जुड़ा था। 1 से ए से 1 4 5, 1 बनाया 2 के साथ कैपेसिटर पूरा कर लिया, 4 बनाया 3 के साथ पूरा कर लिया, 5 बनाया 6 के साथ पूरा कर लिया। अब मैंने देखा कि तीनों खाली प्लेटों में से B से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो B से केवल 6 जुड़ा हुआ था, जोड़ दिया। फिर जो 2 और 3 बच गए थे वो किससे जुड़े हुए हैं, तो दिखा कि 2 और 3 तो आपस में जुड़े हुए हैं, जोड़ दिया मैंने, सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। और बैटरी कहां पे लगा हुआ है देखना है, ए और बी के बीच में। तो आप जरा सोचो, कहने को तो सारे कैपेसिटर सेम है, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, लेकिन यहां चार्ज केवल ये वाला कैपेसिटर ही अक्वायर कर पाएगा। क्यों बताओ, क्यों ये वाला चार्ज ही केवल अक्वायर कर पाएगा चार्ज? क्योंकि यही कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है। ये जो दोनों कैपेसिटर अगर आप ध्यान से समझे तो ये लूप बना रहा है, इसी पॉइंट से स्टार्ट करके इसी पॉइंट पर वापस आ गया, मतलब इन दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। यानी ये दोनों कैपेसिटर सर्किट में होकर भी ये चार्ज एक्वायर नहीं कर पाएंगे। तो चार्ज केवल इसी कैपेसिटर पे आएगा और चार्ज विल बी Q इज इक्वल टू CV। CV नॉट का मतलब हुआ CV, CV का मतलब हुआ एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V, है ना। कई बार अननेसेसरी के भी प्लेट्स आपको देंगे, जो आप वैसे भी सोचो ना, इस प्लेट पे चार्ज आएगा कहां से, Q प्लेट पे। ये बैटरी का ना पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है आइदर तो इस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आए, नहीं तो फिर कोई चार्ज ना आए। लूप बन रहा है तो मैंने बार बार कहा लूप वाले कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आता है। हमसे पूछा गया था प्लेट P पे चार्ज, प्लेट P बना हुआ है सरफेस 1 से, तो चार्ज ऑन प्लेट P विल बी 0। फिर देखो चार्ज ऑन प्लेट Q बना हुआ है 2 और 3 से, 2 और 3 इन्हीं के हैं, कोई चार्ज नहीं आएगा, Q पर भी 0। R बना हुआ है 4 और 5 से, 4 पर तो कोई चार्ज नहीं है, 5 पे चार्ज है, तो चार्ज ऑन R विल बी सिर्फ 5 का चार्ज इज एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V, केवल इतना चार्ज होगा इस पे। ठीक है, अच्छा जो मैंने थर्ड पार्ट इसमें दिया हुआ है वो देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे। ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं लेकिन इसको डायरेक्ट आप याद रखना। क्यों मैं कह रहा हूं ये रिजल्ट, आप देखो इसमें मैंने 6 प्लेट लिए हुए हैं, फिर वही स्टेप्स यूज करते हैं। नंबर देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टर्मिनल ए से जितने सरफेसेस उतने प्लेट्स, टर्मिनल ए से देखो कितने सरफेसेस है, 1 है, 4 5 और 8 9, 5। तो टर्मिनल ए से 1 4 5 8 9, है ना, 5 प्लेट जोड़ दिए मैंने। कैपेसिटर पूरा कर लो, 1 बनाएगा 2 के साथ, 4 बनाएगा 3 के साथ,
5 बनाएगा 6 के साथ, 8 बनाएगा 7 के साथ, 9 बनाएगा 10 के साथ। देखो जो B से जुड़ा हुआ है उनको B से जोड़ दो। 2 देखो B से जुड़ा हुआ है क्या, तो 2 B से जुड़ा हुआ है। 3 देखो B से जुड़ा हुआ है क्या, 3 भी B से जुड़ा हुआ है। 6 देखो B से जुड़ा हुआ है क्या, 6 भी B से जुड़ा हुआ है। 7 देखो B से जुड़ा हुआ है क्या, 0 जुड़ा हुआ है। और 10 देखो B से जुड़ा हुआ है क्या। तो यानी अगर ऑल्टरनेट प्लेट्स, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक प्लेट, अगर वायर से जुड़े हुए हैं और उनको ज्वाइन कर आपने टर्मिनल्स ऑफ बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, देखो यहां पे पहला, तीसरा, पांचवा जोड़कर मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ज्वाइन किया हुआ है, दूसरा, चौथा और छठा इनको ज्वाइन करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया हुआ है। तो हमेशा याद रखना कि अगर ऑल्टरनेट प्लेट्स ज्वाइन करके आपने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बनाए हुए हैं तो हमेशा n प्लेट हो तो n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे और वो पैरेलल में होंगे। मतलब सीधा ही मैं इसमें रिजल्ट की तरह याद रख सकता हूं, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा n-1c, वेयर n इज द नंबर ऑफ प्लेट्स। लेकिन ये केवल कब, इफ ऑल्टरनेट प्लेट्स आर joined together to form the terminals of battery. If alternate plates are joined to form the terminals of battery, then तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है n-1c। n-1 कैपेसिटर्स आर डेवलप्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अगर A और B के बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दूं, ये 0 और V लिखने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, तो जायज है इस पे चार्ज हो जाएगा CV, इस पे भी चार्ज हो जाएगा CV, इस पे भी चार्ज हो जाएगा CV, इस पे भी चार्ज CV, इस पे भी चार्ज CV। तो मुझसे कहा गया प्लेट P पर चार्ज, तो प्लेट P देखो किससे बना हुआ है, सरफेस 1 से बना हुआ है। सरफेस 1 पे चार्ज है प्लस CV, C को लिख देंगे ε0 A/d। Q पे पूछा गया तो Q देखो दो सरफेसेस से बना हुआ है, 2 और 3, 2 पर भी माइनस है, 3 पर भी माइनस है, मतलब -2CV, C की जगह ε0 A/d। और चार्ज ऑन R अगर पूछा गया तो R 4 और 5 से बना हुआ है, 4 पे भी प्लस, 5 पे भी प्लस, तो +2CV, C की जगह ε0 A/d आप यूज कर लेंगे। पर ये आप याद रखना, अगर n-1 प्लेट्स दिए हुए हों और एक को छोड़कर एक, n प्लेट्स दिए हुए हैं और एक को छोड़कर एक ज्वाइन कर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा हुआ है, तो ही ये n-1c कैपेसिटर बनता है। इसको हम प्लेट फॉर्म अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ये सीरीज पैरेलल का दूसरा ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फर्स्ट साइट में नहीं नजर आता है, लेकिन ये स्टेप्स यूज करें तो आप रिड्यूस कर पाएंगे। ध्यान से नोट करें सभी को।